हेलो गुड मॉर्निंग टू कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो एमसीक्यू सीरीज चल रहा है उसके अगले अध्याय को यानी 7वें नंबर अध्याय को कंप्लीट करेंगे लोग। इससे पहले 6 अध्याय तक हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, जो कि 8वीं क्लास का जो आधुनिक भारत के इतिहास है उसका सीरीज चल रहा है। और बहुत जल्द ही इसमें जो है INM यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसका भी चैप्टर आएगा। उस चैप्टर जब वो आएगा तो उसको डिटेल से इससे भी और इस बुक में जो भी दिया गया है चैप्टर वाइज उसको भी उसमें ऐड कर दूंगा, और उसके साथ साथ PYQ को भी ऐड कर दूंगा। और साथ ही साथ जो 10th क्लास में NCERT के जो दूसरा नंबर चैप्टर है भारत का राष्ट्रवाद, यानी कि जब INM जब शुरू होगा पहले इसको चैप्टर वाइज कंप्लीट करा लेते हैं, ठीक है। ये पूरा देखते रहिए। जैसे ही INM शुरू होगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट शुरू होगा, उस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से सब जगह से एक ही जगह उसको अटैच करके लगभग 200-300 क्वेश्चन को जितना मैक्सिमम हो पाए वो सारे क्वेश्चन को एक जगह लाकर मैं कराने की कोशिश करूंगा, ताकि इंडियन नेशनल मूवमेंट से जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो है आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है। और बहुत जल्द हम लोग बिहार का संपूर्ण GK GS लेके आने वाले हैं लोग, जिसमें थ्योरी क्लास रहेगा बिहार का, उसमें इतिहास रहेगा, बिहार का भूगोल रहेगा, बिहार की कला संस्कृति रहेगी, बिहार का हर कुछ रहेगा, यानी कि A to Z बिहार के बारे में। बिहार के से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, BPSC जितनी बार क्वेश्चन पूछी है बिहार से रिलेटेड वो सारे उसमें अटैच रहेंगे। तो एक महामैराथन करके क्लास आएगा ज़बरदस्त तरीके से, उसको भी जरूर देखिएगा। यहाँ शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 1850 के दशक में दुनिया का कारखाना कहलाने लगा था, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या था, ब्रिटेन जो था बहुत सारे देशों पर कब्जा किया हुआ था, और ब्रिटेन जो है शुरुआती समय में जहाँ जिस देश में कब्जा किया हुआ था उसी देश में ही फैक्ट्री वगैरह लगाता था और वहीं पर बिजनेस करता था। लेकिन धीरे धीरे वो अपनी जो रणनीति था उसमें सुधार करना शुरू किया, और उसने क्या किया, फैक्ट्रियाँ जो है अपने तरफ लगाना शुरू किया, यानी यूरोप में अपने देश में, और अन्य देशों से सिर्फ कच्चे माल, जैसे हमारे देश भारत से कच्चे माल उठाकर लेके जाता था, ठीक है। तो 1850 के दशक में दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा कौन, ये ब्रिटेन कहा जाने लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए दूसरे नंबर क्वेश्चन को। नगर पालिका की योजना क्या थी? तो नगर पालिका की जो योजना है ये 1931 ईस्वी में जनगणना से पता चलता है। पुराने शहर में भीड़ बहुत थी, प्रति एकड़ 90 लोग थे, और वही नई दिल्ली में जो प्रति एकड़ 3 लोग ही थे, यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा सही। ये नगर पालिका की योजना से यही नगर पालिका जो योजना हुआ थी इस सारी चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा हुई। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कौन सी यूरोपीय जाति व्यापार के लिए भारत आई? तो जो यूरोप से कौन कौन लोग भारत में आए थे, तो डच आया था, पुर्तगाल, अंग्रेज सभी आए थे, इसमें से सभी हो जाएगा। ये सभी लोग जो है भारत में व्यापार करने के लिए आए हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हवेलियों में किन लोगों के रहने का इंतजाम था? और ये देखिए, ये जितना भी क्वेश्चन है आप थ्योरी क्लास हमारे देखे होंगे तब आसानी से क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा कि क्वेश्चन जो है कैसे बना हुआ है। तो अगर NCERT क्लास को थ्योरी क्लास जो इतिहास में मैं पढ़ा चुका हूँ आप सभी को 8वीं क्लास का, SCERT और NCERT दोनों पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। मैराथन क्लास भी उसको अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप उसको नहीं देखे होंगे तो कन्फ्यूजन जरूर क्रिएट होगा, और देखे होंगे तो बड़े ही अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। छोटा नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे कि हवेलियों में किन लोगों के रहने का इंतजाम था, तो उसमें किन किन लोगों का रहने का जो इंतजाम था, सभी लोगों का रहने का इंतजाम था जो कि छोटे वर्ग के लोग थे, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। जैसे कलर, घरेलू लोग, मसालची, खातेदार, गाड़ी बानू, तब्बू लगाने वाला, इन सभी लोग जो थे वो सभी लोग उसमें रहते थे हवेलियों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है फारसी शब्द में गोदाम को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? तो जो फारसी शब्द में गोदाम है उसको निम्नलिखित में क्या कहा जाता है भैया? तो गोदाम को क्या कहा जाता है फारसी शब्द में? तो क्या बोला जाता है भैया? गोदाम को ओरांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओरांग। और ये जो 8वीं क्लास का जो लास्ट में देखेंगे तो ऐसे जो पैराग्राफ दिया हुआ है बॉक्स टाइप का, उसी के अंदर में लिखा हुआ है कि इस गोदाम को ओरांग कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी, बंगले कैसे बनाए गए थे? तो बंगले जो थे वो एक देखा जाए तो वो एकल परिवार के लिए भी थे। छत ढलवा होती थी और बड़ा बरामदा होता था, और एक बड़ा सा बरामदा होता था। खाने और सोने के लिए अलग अलग 2 कमरे थे। तो ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा जो बंगले बनाए गए थे उस समय की बात कह रही थी कि उस समय बंगले कैसे बनाए गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन है आप सभी का, अंग्रेजों ने सबसे पहले किस भारतीय प्रांत पर कब्जा किया था? तो अंग्रेज जो थे भारतीय प्रांत पर जहाँ पर कब्जा किए थे वो सबसे पहला प्रांत था बंगाल, ठीक है। सबसे पहले बंगाल पर ही इन्होंने कब्जा किया। अगला लिखा हुआ है कि सुधार योजना, इसको कीजिएगा सुधार योजना, ठीक है। सुधार योजना का पूरा नाम क्या था? तो सुधार योजना का जो पूरा नाम था वो लाहौर गेट सुधार योजना पूरा नाम था, ठीक है। तो लाहौर गेट सुधार योजना जो इसका सुधार योजना का पूरा नाम था। अगला क्वेश्चन है कालीकट ने कपड़े का
कालीकट से कपड़े का निम्नलिखित में से कौन सा नाम निकला। देखिए जो सूती कपड़ा था ना वो कालीकट में उसको कैलिको बोला जाता था, वही उसको ईरान इराक में उसको एक शहर है मोसल शहर, वहाँ पर इसी सूती कपड़ा को मसलिन कहा जाता था। ठीक है, तो कालीकट में उसको क्या बोलेंगे, कैलिको बोलेंगे। नेक्स्ट लिखा है कि अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई। तो सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब हुई थी, तो 1861 ईस्वी में अहमदाबाद में हुई थी। और वही बम्बई अगर देता तो बम्बई में 1854 में ही चुका था। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार निम्नलिखित में से कौन था। मतलब स्पेनिंग जेनी का आविष्कार जो है, आविष्कारक कौन था। तो स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में दो जगह कन्फ्यूजन दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि स्पेनिंग जेनी जो है ना, ये 10th क्लास में जो दिया हुआ है इसके बारे में दिया है जेम्स हार्ब्रिज के बारे में, कि जेम्स हार्ब्रिज ने सूत काटने वाली एक अलग मशीन स्पेनिंग जेनी बनाई। ठीक है, लेकिन वही जो है ये बिहार बोर्ड की किताब में जो दिया हुआ है आर्कराइट दिया हुआ है। क्या दिया भैया, आर्कराइट दिया हुआ है कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार जो है किसने किया था, आर्कराइट ने किया था। इसको थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा आप सभी कि जो स्पेनिंग जेनी का जो आविष्कारक जो थे वो कौन थे, तो जॉन के थे, जो कि बिहार ये एनसीईआरटी में दिया हुआ 8वीं क्लास में। लेकिन वो 10वीं क्लास में जैसे मैंने बताया कि स्पेनिंग जेनी का जो आविष्कार है वो 10th क्लास के जो बिहार बोर्ड में किताब में देखिएगा तो उसमें नाम लिखा है जेम्स हार्ब्रिज। ठीक है, उसी तरह जो आर्कराइट मैं बता रहा था, ये आर्कराइट स्पेनिंग जेनी का नहीं होगा, ये आर्कराइट के जो दिया हुआ उसी तरह आगे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। जो आर्कराइट है इनके बारे में दे रहा है कि ये वाष्प इंजन का, भाप इंजन का आविष्कार इसने किया, जबकि 10वीं क्लास में देता है कि भाप इंजन का आविष्कार जो है जेम्स वाट ने किया था। ठीक है, और ये आर्कराइट जो थे ना वो वाष्प इंजन का जो आविष्कार नहीं किए थे, ये क्या किए थे, तो याद रखिएगा आर्कराइट जो थे ये 1785 में, इनका पूरा नाम था एडमंड आर्कराइट। ठीक है, ये वाष्प से चलने वाला पावर लूम का नामक एक करघा का आविष्कार किए थे। तो पावर लूम नामक एक करघा था, है ना, इसका नाम क्या था, तो पावर लूम। ठीक है, ये भाप से चलने वाला था, वाष्प से चलने वाला। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, थोड़ी सी क्वेश्चन जो है ना 8वां क्लास में, मतलब जो 8वीं क्लास में जो दिया गया है वो चीज़ें थोड़ी सी अधूरी दी गई है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि 10th क्लास में इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से दिया है और वही 10वीं क्लास में थोड़ा सा इसको अलग दिया है। तो दोनों को पकड़ के लेके चलेंगे। पूरी स्पष्ट रूप से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा तो ये आर्कराइट के बारे में अगर दे तो पूरी तरह से स्पष्ट रूप से देगा कि भैया जो ये आर्कराइट जो थे वो पावर लूम नामक वाष्प इंजन के आविष्कार किए थे। ठीक है, जो कि एक तरह से क्या था, एक करघा था। ठीक है, और ये जो जॉन के दे रहा है तो जॉन के बारे में देता है 10वीं क्लास में कि फ्लाइंग शटल नामक एक आविष्कार किए थे। तो फ्लाइंग शटल के आविष्कार किसने किया था, याद रखिएगा फ्लाइंग। ठीक है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार जो थे किए थे, वो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किए थे जॉन के, जो कि 1773 में किए थे। जबकि यहाँ दे रहा है कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार जो है ये जॉन के किए, और 8वीं क्लास में यही स्पेनिंग जेनी के बारे में देता है जेम्स हार्ब्रिज ने इसके आविष्कार किया। तो दोनों में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, दोनों को पकड़ के लेके चलना है। दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा, जैसे यहाँ जेम्स हार्ब्रिज कहीं नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो जॉन के आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए। अब लिखा है कि स्पेनिंग जेनी नमक मशीन का आविष्कार कब हुआ। तो स्पेनिंग जेनी नमक मशीन का आविष्कार जो है 1764 में हुआ था, स्पेनिंग जेनी नमक मशीन का आविष्कार। ठीक है, और वही 10th क्लास में जब दिएगा, 10वीं क्लास का जो इतिहास है उसमें पढ़ाऊंगा बिहार बोर्ड का, तो उसमें दिया है कि स्पेनिंग जेनी नामक जो मशीन जो है ये 1770 में इसका आविष्कार हुआ। कब हुआ, 1770 ईस्वी में जेम्स हार्ब्रिज द्वारा, लेकिन जॉन के द्वारा 1764 में। तो देखिए यहाँ 1770 आपको कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा, तो ये दोनों याद रखिएगा। बिहार बोर्ड वाला 10वीं क्लास का अगर पूछता तो ऑप्शन में 1770 रहता तो कन्फ्यूजन हो जाता। ठीक है, तो 1770 होगा बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के हिसाब से जो स्पेनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था। वही एनसीईआरटी 8वीं क्लास के हिसाब से स्पेनिंग जेनी नामक मशीन का आविष्कार 1764 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, वाष्प इंजन। देखिए यहाँ पर लिखा, जैसे यही क्वेश्चन को मैं बता रहा था कि वाष्प इंजन का आविष्कार जो है, वाष्प आविष्कार निम्नलिखित में से आविष्कारक कौन था, मतलब किसने आविष्कार किया था वाष्प इंजन का। तो सिर्फ वाष्प इंजन कर रहा है तो इसको याद रहना चाहिए कि 1769 में ये जेम्स वाट ने किया था। और यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन जो है गड़बड़ दिया हुआ है। क्यों गड़बड़ दिया है, तो देखिए किताबों में जैसे कि यहाँ रिचर्ड आर्कराइट जो दिया हुआ है, आर्कराइट, ये रिचर्ड आर्कराइट जो थे, इन्होंने ये वाष्प इंजन का नहीं आविष्कार किया था। इन्होंने क्या किया था भैया, तो ये अगर रिचर्ड आर्कराइट के बारे में अगर समझा जाए तो इन्होंने जो आविष्कार किया हुआ था उसका नाम था स्पेनिंग फ्रेम। ठीक है, क्या नाम था, तो 1769 में ही ये थे। 1769 में बाल्कन
बाल्टन निवासी थे। बाल्टन, ये 10वीं क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था कि बाल्टन निवासी थे। बाल्टन एक जगह का है, वहाँ पर के निवासी थे। इनका नाम था रिचर्ड आर्कराइट। और ये सूत काटने वाले, जो धागा काटने वाला रहता है, उस मशीन का नाम था स्पेनिंग फ्रेम। और उस समय मैं बताया था कि रिचर्ड आर्कराइट से याद रखिएगा कि रिच आदमी ही फ्रेम बनाता है। मतलब फ्रेमिंग कौन करवाएगा, ये जैसे मान के चलिए फोटो फ्रेमिंग करवाता है कौन आदमी, रिच आदमी। तो मैं आप लोग को ट्रिक से याद भी करवाया था, ठीक है, कि रिच आदमी क्या करता है, फ्रेमिंग बनवाता है। स्पेनिंग फ्रेम नामक जो मशीन था, जो कि जल शक्ति से चलता था। जल शक्ति मतलब वाष्प इंजन से चलता था। तो यहाँ सिर्फ वाष्प इंजन का आविष्कारक पूछ रहा है, तो ये जेम्स वाट होना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन 8वीं क्लास में वाष्प इंजन के आविष्कारक सीधे सीधे यही लाइन दिया है, सीधा सीधा यही लाइन दे दिया रिचर्ड आर्कराइट के बारे में, ठीक है। तो ना, ये ऑप्शन नहीं देना चाहिए था, नहीं तो ऑप्शन ये दिया हुआ तो कन्फ्यूजन पक्का क्रिएट होगा, ठीक है। क्योंकि सेम यही लाइन 10वीं क्लास में वाष्प इंजन का आविष्कारक है ना, वाष्प इंजन का आविष्कारक सेम यही लाइन लिखा हुआ कि सन 1769 में जेम्स वाट द्वारा बनाए गए वाष्प इंजन की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है। तो बनाए गए वाष्प इंजन की महत्वपूर्ण भूमिका जेम्स वाट द्वारा बनाया गया था, ठीक है। सेम टू सेम यही लाइन, ठीक है। तो दोनों क्लास में अलग अलग दिया हुआ है, दोनों क्लास को। हालांकि ऑप्शन जैसे ऊपर जो क्वेश्चन था, ये ऑप्शन ये नहीं देता तो ये कंफर्म 0 देता, दोनों दे दिया है तो दोनों ही सही होना चाहिए था। आगे चलिए, मसलिन, जैसे मैंने बता रहा था कि मसलिन क्या है भैया, तो एक सूती कपड़ा है। मसलिन क्या है, एक सूती कपड़ा है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस था मोसल नामक शहर में। अगला लिखा है कि बंडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः कहाँ बनाए जाते थे। जो बंडाना शैली के जो कपड़े थे वो अधिकतर जो है राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। और ये बंडाना जो है ना, एक तरह से यहाँ पर देखेंगे तो मिलेगा आप लोगों को, गले या सिर पर बांधने वाला चटक रंग के छापेदार गुलबंद को कहते थे बंडाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नई दिल्ली के निर्माण में कितना समय लगा था, तो लगभग 20 साल लगा हुआ था नई दिल्ली के निर्माण करने में। नेक्स्ट है जामदानी बुनाई केंद्र था। जामदानी बुनाई का केंद्र था भैया, तो जामदानी बुनाई का जो केंद्र था वो ढाका और लखनऊ दोनों था, ठीक है। ढाका और लखनऊ दोनों था जामदानी बुनाई केंद्र है। अगला लिखा है कि 1854 ईस्वी में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो जो पहली सूती मिल स्थापित की गई थी वो की गई थी मुंबई में, यानी मुंबई में स्थापित की गई थी पहली सूती मिल 1854 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि टीपू सुल्तान की तलवार किस चीज़ की बनी थी। तो ये जो बना हुआ था ना, ये वुड स्टील का बना हुआ था। और ये जो स्टील होता है इसमें जंग नहीं लगता। क्या होता है भैया, तो ये वुड स्टील का बना हुआ था और इसमें जंग नहीं लगता है, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रहा, फेमस रहा ये इनका तलवार जो है। अगला लिखा है कि दिल्ली को राजधानी बनाना वायसराय हार्डिंग की क्या वजह थी। तो वो दिल्ली को, एक तो बंगाल जब विभाजन हुआ था तो उसके बाद उसने, पहले जो था ना कलकत्ता राजधानी थी भारत की, तो उसने जब बंगाल विभाजन किया तो फिर उसने बंगाल विभाजन दोबारा उसने रद्द कर दिया 1911 में। तो उसने क्या किया, राजधानी ही भारत की बदल दी। राजधानी कहाँ उठा कर लेके चला आया, दिल्ली में उठा कर लेके आ गया, ठीक है। अब इसमें दिया कि भारत के लोगों की कल्पना के अनुरूप होगा, ठीक है। सभी लोग भारत में ब्रिटिश शासन बनाए रखे, शासन बनाए रखने के लिए, यानी शासन बनाए रखने के लिए, ठीक है, बनाए रखने के लिए संकल्प एवं सराहना करें। क्या वजह थी, तो ये जो वजह जो है ना स्पष्ट इसमें नहीं लग रहा है। उसका मेन वजह था कि उसने क्या किया था, शासन को पूरी तरह से बनाए रखने के लिए उसने क्या किया, अपना जो राजधानी जो बदल के लेके आ गया दिल्ली में। शासन बनाए रखने के लिए मतलब कि कलकत्ता में क्या था कि कलकत्ता, देखिए कोई भी राजधानी जो होता है ना वहाँ पर एक्टिविटी ज़्यादा होता है। जैसे किसी भी राज्य की राजधानी हो वहाँ पर देखेंगे वो ज़्यादा डेवलप रहता है। तो जो कलकत्ता जो था, पूरी बंगाल जो था वो ज़्यादा डेवलप था। अंग्रेज देख रहे थे कि वहाँ से जितनी भी राजनीतिक गतिविधियाँ है वहाँ से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ वहाँ से ज़्यादा उठता है। उसने राजधानी ही बदल के लेके आ गया दिल्ली में। और दूसरे कारण क्या था, दिल्ली सेंटर में था एक तरह से देखा जाए तो। आप मैप में भी देखते होंगे तो कोलकाता थोड़ा इस साइड में आ जाएगा, दिल्ली यहाँ पर है ना, यहाँ राजस्थान है, तो दिल्ली थोड़ी सी सेंटर में आ जाती है। तो यहाँ से प्रशासनिक रूप से, प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो एक तरह से इनको लाना एक उचित था, ठीक है। तो दिल्ली जो है भारत की राजधानी हार्डिंग द्वारा लाया गया। तो इनमें से ये जो आंसर लिखा हुआ है ये थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में लिखा है, इतना इजी नहीं होगा, चूँकि आप जानते हैं कि ऑफलाइन क्लासों में स्टूडेंट से बनवाया गया है तो थोड़ा सा लैंग्वेज जो है थोड़ा सा इजी रहता है, ठीक है। अगला जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में मुगल वर्ग कहाँ रहता था। तो जो मुगल बादशाह वगैरह थे वो लोग हवेलियों में रहा करते थे। 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड के निवासियों में से किस कपड़े पर पाबंदी लगाने के लिए कानून पास किया। तो किस कपड़े पर पाबंदी लगा दिया, तो भैया वो लगा दिया छीट वाले कपड़े पर पाबंदी लगा दिया। टाटा आयरन स्टील फैक्ट्री
टिस्को में स्टील का उत्पादन कब शुरू हुआ? तो देखिए टिस्को में स्टील का उत्पादन जो है 1912 से शुरू हुआ, लेकिन टिस्को की स्थापना 1907 में ही हो चुकी थी जमशेदजी टाटा द्वारा। और ये झारखंड के एक जगह है जो साक्षी नामक जगह, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसको जमशेदपुर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कौन सा कपड़ा 18वीं सदी में प्रचलित था? तो कौन सा कपड़ा प्रचलित था भैया? तो मलमल, छीट, जामदानी, ये सभी कपड़े जो है प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट लिखा है वाष्प इंजन का आविष्कार कब हुआ था? तो जो वाष्प इंजन का जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था इस 8वीं क्लास के हिसाब से 1786 में, लेकिन 10th क्लास के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1769 में हुआ था। वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने ही कर दिया था 1769 में। लेकिन 8वीं क्लास में जो दिया हुआ है कि वाष्प इंजन का आविष्कार जो है 1786 में हुआ था, जिसको रिचर्ड आर्कराइट ने इसका आविष्कार किया। ठीक है, दोनों में अलग अलग दिया हुआ है। बंगाल का तांती समुदाय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो जो तांती समुदाय था वो बुनकरी के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है पुराने शहर के बिगड़ते हालात को देखकर क्या किया गया था? ठीक है, तो पुराने शहर के बिगड़ते हालात को देखने के लिए सुधार एक कार्यक्रम चलाया गया था, जिसे लाहौर सुधार योजना भी कहा जाता है। चिप्पी नगर नामक कारीगर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करते थे? चिप्पीगर नामक कारीगर जो थे वो कौन सा कार्य करते थे? तो याद रखिएगा कपड़ों पर ठप्पे से छपाई का कार्य करते, मतलब छपाई करने का कार्य कौन करते थे? चिप्पीगर करते थे, मतलब चिप्पी लगाने वाले काम चिप्पीगर। 19वीं शताब्दी में नालियों का क्या किया गया था? तो जो नालियाँ जो थी उसको बंद किया गया था, ढक दिया गया था ताकि गंदगी वगैरह ना फैले। ये पूरी कहानी दी हुई थी, जिस कहानी को मैं समझाया भी था आप लोगों को। फूल पत्तियों वाले छोटे छाप वाले कपड़े को क्या कहते हैं? तो छोटे छाप वाले कपड़े को छीट कहा जाता है, जो कि उस समय में इंग्लैंड की जो महिलाएं थी काफ़ी इसको पसंद करती थी। अगला लिखा हुआ है कि टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। तो स्थापना कब हुई थी? यहाँ तो ऑप्शन दिया नहीं है। 1907 होना चाहिए टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना। 1912 तो कतई नहीं होगा। कारण क्या है कि 1912 में तो स्टील वहाँ पर उत्पादन होने लगा था, लेकिन ये जो टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना जो थी वो 1907 में ही हो गया था। स्टील का निर्माण जो है 1912 से होना शुरू हो गया था। दिल्ली के वास्तुकार कौन थे? मतलब नई दिल्ली जो है इसको किसने बसाया था? तो एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर दोनों का नाम आता है। याद रखिएगा लुटियंस का काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसको लुटियंस दिल्ली भी कहा जाता है। तो ये दोनों ने मिलकर दिल्ली का निर्माण किया था, एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। अगला लिखा है कि विभाजन के समय कौन कौन से नगर बनाए गए थे? तो जो विभाजन हो रहा था उसमें कौन कौन से नगर बनाए थे? तो लाजपत नगर और तिलक नगर बनाया गया था, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान का कौन सा हथियार सबसे प्रसिद्ध था? जो कि उसका तलवार था, और उनका जो तलवार था वो बुर्ज स्टील का बना हुआ था, जो जंग नहीं लगता। बता ही दिया आप लोगों को। नेक्स्ट लिखा है कि 19वीं शताब्दी में कितनी हवेलियाँ थी? तो उस समय हवेलियों की संख्या 100 से ज़्यादा थी। ठीक है, अगला लिखा है कि बिजली एवं चुंबक का आविष्कार निम्नलिखित में से आविष्कारक कौन थे? तो देखिए ये साइंस का क्वेश्चन हो जाता है, और बिजली और चुंबक के बारे में जैसे ही आएगा तो आप माइकल फैराडे को पकड़ लीजिएगा। ठीक है, माइकल फैराडे जो है ये बिजली एवं चुंबकत्व का आविष्कारक है। एक हवेली में कितने सदस्य रहते थे? तो एक हवेली में जो है बहुत सारे लोग रहते थे, है ना, बहुत सारे लोग रहते थे, है ना। अगला लिखा हुआ है कि सार्वजनिक कमरों का इस्तेमाल कौन करता था? तो सार्वजनिक कमरों का इस्तेमाल जो था वो पुरुष करते थे। नेक्स्ट लिखा है हवेली में कमरों में क्या होता है? तो हवेली के जो कमरे में क्या होता है भैया? तो जो हवेली के जो कमरा होता है उसमें फर्नीचर बहुत कम होते हैं, पूरा खुला बरामदा वगैरह रहता है। अगला क्वेश्चन लेके नई दिल्ली में किस पहाड़ी पर स्थित है? तो नई दिल्ली जो है ये रायसीना के पहाड़ी पर स्थित है। देखिए इसमें क्वेश्चन जो है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इजी लग रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन को है ना ये चैप्टर वाइज मॉडिफाई किया गया है। तो कुछ चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है तो इजी तो लगेगा ही। ये चैप्टर वाइज एक बार कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एकदम ज़रूरी है ना, जैसे कि INF इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसको पढ़ाया जाएगा। देखिए कुछ चीज़ें जो होती है ना, कभी कभी एक आध नंबर का जो कुछ ईजी चीज़ें पूछ देती है जो कि छूट जाता है, तो ये 8वां क्लास तो पढ़ना ही है।
8वें क्लास में जो चैप्टर दिया उसको पढ़ना ही है। अब जो चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी था उससे जो क्वेश्चन जो है इजी तो आपको लगेंगे ही, ठीक है। तो लेवल इसमें थोड़ा सा लो लग रहा होगा, तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा, बहुत थोड़ा सा टफ क्वेश्चन रहेगा। तो जो है इसको इग्नोर करके चलने से अच्छा है कि एक बार इसको देख लीजिए, 2-4 मिनट का समय लगेगा और क्या लगेगा, है कि नहीं है। और जैसे ही आपका जो राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होगा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ज़बरदस्त तरीके से। अगला क्वेश्चन आ जाइए, हवेलियाँ क्यों बेकार हो गई थी। तो जो हवेलियाँ जो था ना, बहुत सारे मुग़ल इस इमारतों को संभालने की हालत में नहीं थे, यानी कि जो मुग़ल सेना थी बड़ी बड़ी हवेलियों को संभाल नहीं पाती थी, तो अंग्रेज उस पर कब्जा करने लगे। जो हिस्सा सड़क पर खुलते थे वो गोदाम बन गए थे और नए उभरते व्यवसायियों ने इस नियंत्रण में चली गई थी, यानी कि अलग अलग राजाओं ने इसे कब्जा कर लिया, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, तो ये सब हवेलियाँ क्या हो गई थी, बेकार हो गई थी। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। तो सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र जो है वो सभी जगह हो जाएगा, मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सुधार योजना किसने बनाई थी। तो सुधार योजना जो था बनाया था वो रॉबर्ट क्लार्क ने बनाया था, सुधार योजना। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पालामाऊ और अगरिया किस व्यवसाय से जुड़े हुए थे। तो पालामऊ और अगरिया जो है ये लौह प्रग्रहण यानी लोहा गलाने वाले कार्य में या व्यवसाय में जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक प्रकार का छापेदार सूती कपड़ा था। तो छापेदार सूती कपड़ा था भैया, ये बंडाना था, कोशा था, छींट था, ये सब क्या है ना, ये सीट्स नहीं होगा, छींट होगा, याद रखिएगा, ये छींट हो जाएगा। तो ये छापेदार जो है क्या था, छापेदार सूती कपड़ा था। लाहौर गेट योजना कब बनाई गई थी, जो कि सुधार योजना भी इसे कहा जाता है। तो 1888 ईस्वी में बनाया गया था। अब अगले चैप्टर आते लो, अगले चैप्टर देखते लो, ये महिलाएं, जाति एवं सुधार। पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो वेद समाज की स्थापना 1864 में हुई थी। वेद समाज की स्थापना 1864 में कहाँ हुई थी, ठीक है। तो 1864 में कहाँ पे हुई थी, तो याद रखिएगा मद्रास यानी चेन्नई में हुआ था वेद समाज की स्थापना। राजा राममोहन राय की मृत्यु कब हुई थी। तो राजा राममोहन राय की जो मृत्यु हुई थी 1833 में हुई थी इनकी मृत्यु। व्यापार एवं महाजनी से जुड़ी जाति क्या कहलाती है। तो जो व्यापार और महाजन जो लोग थे वो वैश्य लोग कहलाते हैं, ठीक है। व्यापार हो गया, महाजन हो गया, ये सब वैश्य कहलाते हैं। देखिए ऋग्वेद में ही जो कर्म के अनुसार वर्ण की व्यवस्था यानी जाति की व्यवस्था की गई थी, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे वंशानुगत हो गया। तो इसमें जाति को 4 वर्णों में बांटा गया, 4 वर्गों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे ऊपर में ब्राह्मण और सबसे नीचे शूद्र को माना जाता है। सती प्रथा जो है इस पर कब रोक लगा दिया गया। सती प्रथा का पिछले क्लास में बता चुका हूँ डिटेल से। इसको कब रोक लगा दिया, 1829 ईस्वी में राजा राममोहन राय के सहयोग से। काफ़ी इसको डिटेल में समझाया आप सभी को। ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये राजा राममोहन राय ने किया था। और जब मैं थ्योरी क्लास का पढ़ा रहा था उसमें भी बताया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना वही करेगा जो राजा है, मन से राजा है, ठीक है। तो राजा राममोहन राय जो है ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। राजा राममोहन राय का जन्म हुआ था, कब हुआ था इनका जन्म। तो इनका जन्म जो है 1772 ईस्वी में 1772 में ही हुआ था इनका जन्म, ठीक है। अगला लिखा हुआ है कि ज्योतिराव फूले का जन्म कब हुआ था। ज्योतिराव फूले का जो जन्म है 1827 में हुआ था। और ये ज्योतिराव फूले के बारे में बहुत डिटेल्स आप सभी को समझाया हूँ कि ज्योतिराव फूले ने क्या क्या किस चीज़ की स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में स्त्री पुरुष तुला नामक किताब किसने पुरुष और महिलाओं के बीच में मौजूद सामाजिक फ़र्कों की आलोचना की थी और निम्नलिखित में से किसके द्वारा ये प्रकाशित की गई थी। और इनके बारे में बहुत डिटेल से भी समझाया था मैंने कि ये जो थी घर पे बैठ के मतलब अपना ग्रेजुएशन की पढ़ाई या स्कूली शिक्षा की पढ़ाई इन्होंने प्राप्त किया था। और एक किताब लिखा था, स्त्री पुरुष तुला नामक किताब लिखा था, काफ़ी ज़्यादा फेमस रही। नाम था इनका ताराबाई शिंदे। अगला जी, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुई थी वो 1830 में हुई थी राजा राममोहन राय द्वारा। वेद समाज की स्थापना कब हुई थी। तो वेद समाज की जो स्थापना हुई थी 1864 ईस्वी में हुई थी मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विवाह की अनुमति का कानून किसके प्रयास से पास हुआ था। पिछले क्लास में बताया था कि ये जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम जैसे आएगा विधवा विवाह या विधवा विवाह जैसे आएगा तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर याद रखिएगा, ठीक है।
विधवा विवाह की अनुमति का कानून पास हुआ था। कब पास हुआ? तो 1856 में पास हुआ और 1829 में जो है सती प्रथा समाप्त हुआ। सारी चीज़ों को याद रखिएगा। उसको अगला क्वेश्चन लेगा कि वेरिसेलिंगम पंतुलू ने तेलुगु भाषी इलाके में किसके समर्थन में संगठन बनाया था? तो किसके संगठन में? ये विधवा विवाह की अनुमति के विरोध में संगठन बनाया था वीरसेलिंगम। आर्य समाज की स्थापना किसने की था? देखिए आर्य को मैंने बताया था कि इसको याद रखने के लिए कि याद रखिएगा कि आर्य को दया आती है, तो या दया नहीं आती, जिस तरह से भी याद रखिएगा तो दयानंद सरस्वती याद आ जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब किया? तो ये 1875 में किया था। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 में। पंडित रमाबाई का योगदान था। क्या योगदान था पंडित रमाबाई का? तो ये पूना में एक कॉलेज की स्थापना की, पूना में समाचार पत्र की स्थापना किया, पुणे में एक विधवा गृह की भी स्थापना किया। जैसे रमाबाई जी के नाम आएगा वैसे याद रखिएगा विधवा गृह, ठीक है ना, पुणे में विधवा गृह। इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो उपयुक्त में से सभी याद रखिएगा, ठीक है ना। नहीं, इनमें से अगर योगदान देखा जाएगा तो ये कॉलेज की स्थापना या ये सब नहीं की थी, याद रखिएगा। इसमें पंडित रमाबाई जो थे वो सिर्फ योगदान क्या चीज़ की थी? तो विधवा गृह की स्थापना की थी, ठीक है। बस इसको करेक्ट कीजिएगा। पुणे में एक विधवा गृह की स्थापना किसने किया था? पंडित रमाबाई ने किया था। अगला क्वेश्चन है जी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यही होगा सिर्फ। बाल विवाह जो निषेध था, बाल विवाह निषेध, यह अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये अधिनियम जो होता 1929 में पारित हुआ था। देखिए कि याद रखिएगा 1829 में सती प्रथा और 1929 ईस्वी में बाल विवाह निषेध, यानी छोटे उम्र में जो बच्चे की शादी हो जाती है उस पर रोक लगा दिया गया। सतनामी आंदोलन किसने चलाया था? तो जो सतनामी आंदोलन जो चलाया था वो घासीदास थे, ठीक है। घासीदास ने सतनामी आंदोलन चलाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। पिछले एग्जाम में तो नारायण गुरु के बारे में भी पूछा हुआ था और ये सभी के बारे में डिटेल से पढ़ा चुके हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय थे, ब्रह्म समाज के स्थापक। घासीवाद के सतनामी आंदोलन के माध्यम से किन लोगों को संगठित किया? तो ये किन लोगों को संगठित किए? तो चमड़े का काम करने वाले जो निम्न जाति के लोग थे उनको इन्होंने संगठित किया। स्वामी दयानंद जो सरस्वती जो है दयानंद, वो आर्य समाज की स्थापना कब किए थे? तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना ये तो राजा राम मोहन राय जी थे, ठीक है, यहाँ पर राजा राम मोहन राय होगा। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हो जा रही है? तो इनकी मृत्यु जो है हो जा रही है, इनकी मृत्यु जो है 1833 में हो जा रही है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जा रही है, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन पूछता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो ये अकबर द्वितीय दिया था राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि। और इनको अपना पेंशन बढ़ाने के लिए अकबर भेजा था, अकबर द्वितीय भेजा था इनको इंग्लैंड में, जहाँ पर इनके सर पर किसी चोट लग गया। तो जो मेनिंजाइटिस होता है ब्रेन के अंदर जो होता है, ये मेनिंजाइटिस जो होता है, मेनिंजाइन एक झिल्ली होता है, वो उन पे चोट लगा तो उनको एक बीमारी हो गई मेनिंजाइटिस, और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई किनकी? राजा राम मोहन राय की, ठीक है। आई थिंक मैं करेक्ट होगा तो यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। परमहंस मंडल का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो इसका गठन जो होता है 1840 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। ज्योतिराव फुले का जन्म कब हुआ था? तो ज्योतिराव फुले का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1827 ईस्वी में ज्योतिराव फुले का जन्म हुआ था। नाम से बहुत सारे लोग कन्फ्यूज जाते हैं कि ज्योतिराव जो फुले है वो पुरुष है या महिला हैं। तो याद रखिएगा ये पुरुष है ज्योतिराव फुले, उनकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई फुले था। सत्यशोधक समाज की नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की जब पूछेगा तो ये ज्योतिराव फुले का नाम आ जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। निम्नलिखित में से पेरियार के नाम से प्रसिद्ध, और यही क्वेश्चन पूछा हुआ था पिछले बीपीएससी में, पूछा था कि नहीं पूछा था बताइए, पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन उठा कर दे दिया था, लाइन बाय लाइन ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है ये जो क्वेश्चन यही सेम टू सेम यही लाइन उठा दे दिया था कि जो पेरियार के नाम से निम्नलिखित से कौन प्रसिद्ध थे? तो ईवी रामास्वामी, है ना। ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन आ जी, प्रार्थना समाज की स्थापना जो है हुई थी, तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई थी 1867 में हुई थी प्रार्थना समाज की स्थापना। अगला लिखा हुआ है कि पूर्वी बंगाल के चंडाल काश्तकारों का आंदोलन किसने चलाया? तो चंडाल काश्तकारों का आंदोलन जो है वो किसने चलाया था? तो हरिदास ठाकुर थे, उन्होंने चलाया था चंडाल ये काश्तकारों का आंदोलन चलाया था हरिदास ठाकुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में निम्न जाति के लोगों का आंदोलन किसने चलाया था? तो केरल में अगर देखा गया निम्न जाति के लोगों का आंदोलन जो चलाए थे वो कौन थे? याद रखिएगा ये हो जाएंगे आपके
श्री नारायण गुरु हो जाएंगे। केरल में निम्न जाति के लोगों का आंदोलन किसने चलाया था? तो श्री नारायण गुरु ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। देखिए, हमारा उद्देश्य रहता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करा दिया जाए, बता दिया जाए, वरना 10 क्वेश्चन में तो 1-1 घंटा 2-2 घंटा बहुत सारे लोग निकाल देते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन बताया जाएगा और 1-1 घंटा 1.5 घंटा आपको उसमें इतना दिमाग चाटा जाएगा, इतना समझाया जाएगा डिटेल से। समझाने के लिए आप लोग को थ्योरी क्लास में एक एक बातों को पॉइंट टू पॉइंट मैं समझाया हूँ, एक एक चीज़ों को कंपेयर कर करके समझाया कि एनसीईआरटी में क्या दिया, एससीईआरटी में क्या दिया। यहाँ पर चीज़ों को आप एमसीक्यू के जरिए उस चीज़ों को रिवीजन करके देखिए कि क्या आपने पढ़ा था, उसका मूल्यांकन यहाँ पर कीजिए कि याद आ रहा है कि नहीं, चीज़ें आप बेहतर तरीक़े से बना पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये ज़रूरी रहता है ना, वरना बताने के लिए इसको 10 क्वेश्चन को आप क्या कीजिए कि 10 क्वेश्चन का खूब बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए और यूट्यूब पर आइए, उस 10 क्वेश्चन के बारे में इतना चाटिए 1 घंटा 1.5 घंटा तक के कि लगे कि आपसे बेहतर कोई टीचर दुनिया में नहीं मिलेगा। ठीक है, उस 10 क्वेश्चन के बारे में 1000 चीज़ें निकाल के लेके आइए और खूब लेक्चर दीजिए 1 घंटे तक 1.5 घंटे तक कंटिन्यू कि भैया, और 1 घंटे 1.5 घंटे में मात्र 10 क्वेश्चन बनेगा। जब हम 1000 लेक्चर दे सकते हैं, इससे रिलेटेड 1000 बातें बता सकते हैं, तो 1000 क्वेश्चन ही क्यों नहीं लेके आ गए? उससे क्या होगा ना कि आपका मनोबल बढ़ेगा। अगर 1000 क्वेश्चन को, जैसे होता क्या ना कि विधवा मान के चलिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड 10 और क्वेश्चन बताएंगे, तो 10 क्वेश्चन और बता रहे हैं, ऐसे लेक्चर देखे तो उसमें मैं 10 क्वेश्चन और ऐड कर दूंगा क्वेश्चन टाइप में, तो कितना अच्छा रहेगा कि नहीं रहता? तो ज़बरदस्ती का लेक्चर देने का मतलब क्या समझते हैं कि लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा हमको नॉलेज है। ठीक है, आप सोचिएगा कि बाप रे कितना सर जानते हैं, है ना, कि ये क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन बता रहे थे। जब 50 को बता देते हैं तो 50 क्वेश्चन में कहीं नहीं लेके आते हैं। ये भी सोचने वाली बात है कि नहीं है? तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, इसको यहाँ पर रिवीजन सिर्फ देखिए कि कैसे रिवीजन हो रहा है, उस चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। जब INM आएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट आएगा, उसमें चीज़ों को बहुत डिटेल वे में बताऊँगा और उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। ये नहीं कि जैसे कि अभी आधे घंटा हुआ, आधे घंटे में मुझे लग रहा है कि 50, 30, 80 क्वेश्चन लगभग आपने टच कर लिया। 80 क्वेश्चन में आपने बहुत सारी चीज़ें समझ चुके होंगे, नया पुराना जो भी चीज़ें जाने होंगे। ये इस चैप्टर में भी कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो अमूमन जो है 1 घंटे के अंदर में मैक्सिमम मेरा टारगेट रहता है कि 100 क्वेश्चन आप लोग करा दूँ। ठीक है, उतना क्वेश्चन डेली आप लोग का टच होता है। 1 घंटे का अगर वीडियो होगा तो 100 क्वेश्चन जरूर आसपास में आ जाता है। ठीक है, तो ये 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विधवा विवाह की अनुमति का कानून कब पास हुआ था? तो ये पास हुआ था 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। अगला लिखा हुआ है अमेरिकी क्रांति कब हुई थी? तो अमेरिकी क्रांति जो थी ये 1776 ईस्वी में हुई थी, जो विश्व इतिहास में आप लोगों को डिटेल से पढ़ाऊंगा, थोड़ी बहुत इसकी झलक दी हुई थी। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जन्म जो है ये हुआ था 1772 ईस्वी में, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा। ब्रह्म समाज की जो स्थापना कब हुई थी? तो 1800, ये ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 ईस्वी में, वही सती प्रथा का 1829 में। अगला लिखा हुआ है क्वेश्चन, सती पुरुष तुला नामक पुस्तक के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये अभी जस्ट देखे लो कि ये रचयिता थी वो ताराबाई शिंदे। विधवा विवाह की अनुमति का कानून किसके प्रयास से पास हुआ था? विधवा विवाह का जो कानून था ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से पास हुआ। किन परिवारों में आज भी लड़कियां की स्थिति बेहतर नहीं है? तो ऐसा कौन सा परिवार जो है आज भी उनकी लड़कियों की जो स्थिति जो है बेहतर नहीं है? वो गरीब परिवार है। देखिए मैक्सिमम आप लोग अपने समाज में देखते होंगे कि जो गरीब तबके का जो परिवार है, वो चाहे किसी भी जात धर्म का लोग हो, ठीक है, उसमें अगर जो लड़का और लड़की दोनों हैं, ठीक है, तो अगर किसी भी तरह की क्रियाएँ करना होगा तो मोस्टली लोग पहले लड़कों को फेवर करेंगे, लड़कों से को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाएंगे या किसी भी क्रियाओं में उसको एक्टिविटी में आगे रखेंगे। लड़कियों को पैसा के वजह से थोड़ा पीछे रखा जाएगा। ठीक है, मतलब जब इस तरह की स्थिति आएगी ना, तो आप देखते होंगे ये सारी चीज़ें अमूमन पता है। इसी को नागरिक में भी पढ़ना है कि ये सामाजिक भेदभाव या इसी को लिंगीय भेदभाव भी कहा जाता है, जो कि पॉलिटिकल साइंस में जो ऑब्जेक्टिव आप लोग को उसमें बताऊंगा, तो जो टॉपिक आएगा तो समझाऊंगा। ठीक है, पुणे में एक विधवा गिरी की स्थापना किसने किया था? अभी जस्ट देख लो कि ये पंडित रमाबाई थी जिन्होंने विधवा गिरी की स्थापना की था। बाल विवाह निषेध जो है, ये जो बाल विवाह निषेध जो है 1929 में, सती प्रथा 1829 में। ठीक है, आजकल मध्यवर्गीय परिवारों की लड़कियां की विशेषता क्या है? जो मिडिल क्लास की जो लड़कियां हैं उनकी विशेषता क्या है? तो ये लड़कियां अब जो है स्कूल वगैरह जाने लगी, नौकरियां भी करती हैं, बालिग होने पर किसी भी जाति और समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती है। ये सारी चीज़ें जो है अब धीरे धीरे समाज में हो रहे हैं, समाज में लोग धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, लड़कियों को भी आगे बढ़ाया जा रहा है।
गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये जो गुलामगिरी किताब है, और ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन आप लोग का पूछा हुआ था, सेम टू सेम यही क्वेश्चन। तो जो गुलामगिरी जो है ये ज्योतिराव फुले द्वारा लिखा गया था, और इस गुलामगिरी में पढ़ाया था, जब बताया था आप लोगों को कि अमेरिकी निरगो जो थे, जो गोरे काले का भेदभाव था, उसकी तुलना भारत के माने जो किसान थे, गरीब तबके के लोग थे, उससे तुलना किया गया था ये ज्योतिराव फुले द्वारा। ठीक है। सतनामी आंदोलन किसने चलाया था? जो सतनामी आंदोलन था वो घासीदास ने चलाया था। अभी जस्ट हम लोग पढ़े लो, घासीराम जो थे। परमहंस मंडली का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो ये अभी जस्ट इसको देख लो कि मुंबई में 1840 ईस्वी में परमहंस मंडली का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि परमहंस मंडली का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? तो इसके उद्देश्य था जाति व्यवस्था को समाप्त करना, और ये उद्देश्य जो दिया है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत फेवरेट है बीपीएससी के लिए कि परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था। तो याद रखिएगा, जाति व्यवस्था को समाप्त करना। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि किन परिवारों में आज भी लड़कियां की स्थिति बेहतर नहीं है? तो वो गरीब परिवार के लोग हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई थी 1867 में हुई थी इसकी स्थापना। और ये बहुत सारी किताबों से क्वेश्चन है, जो थ्योरी क्लास पढ़ाया हूँ उस सारे टोटल ही किताबों में से आपको मैच कर रहे होंगे। आप सभी जानते होंगे, नहीं देखे होंगे थ्योरी क्लास तो जरूर देखिएगा। उसके बाद एमसीक्यू लगाइए, आपको टोटल का टोटल एमसीक्यू सही होगा। ठीक है। और ये जितने भी एमसीक्यू कराया जा रहा है, मान के चलिए कि 1000 में से आपका 20-30 भी क्वेश्चन आ जा रहा है तो बहुत सही है। इसी में से अगर लड़ गया तो बहुत ज़्यादा सही हो जाएगा। और बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह या और भी अदर बुकों का जो एमसीक्यू कराऊंगा, जो एमसीक्यू सीरीज कराऊंगा, तो अंदाज़ा है कि आपका 40 नंबर मेंस में, और जो मतलब मेन पेपर होगा, और 8 नंबर आपका जो जीएस का होगा। 48 में कम से कम 40+ क्वेश्चन जो है एकदम जो पढ़ाया हुआ लड़ेगा, एकदम कन्फर्म लड़ेगा। ठीक है। क्योंकि सिर्फ ये एमसीक्यू ही नहीं, अलग नेक्स्ट प्लानिंग जो है मेरा बहुत ही तगड़ा है, क्योंकि प्लानिंग तो पहले से था, एग्ज़ाम का इतना ज़्यादा बार ये डिले कर रहा है कि बहुत सारी चीज़ें मैं रोक देता हूँ। क्योंकि देखिए, आप सभी को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि चीज़ें जो है ना, याद करता है आदमी, हर कोई भूलता है। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, सबको यही समस्या रहता है। हर कोई पढ़ता है भूल जाता है, हर कोई पढ़ता है भूल जाता है। तो लास्ट में 10 दिन पहले जो होगा ना, यानी कि एग्ज़ाम का जो शेड्यूल मालूम चल जाएगा, रूटीन मिल जाएगा कि भैया कब एग्ज़ाम होने वाली है, वो चीज़ें हम लोग को पता चल जाएगा। तो 10 से 15 दिन पहले एक ज़बरदस्त तरीके से आप लोग का क्लास लेके आऊँगा। जो रिवीजन क्लास रहेगा उसमें क्या करूँगा, जैसे कि कोशिश करूँगा कि ऑनलाइन जो लाइव आया जाए, और मेरे हाथ में ऐसे बुक रहेंगे या जो भी पीडीएफ रहेगा वो पीडीएफ रहेगा। आप अपना भी पहले ही से अनाउंस कर देंगे कि कौन सी किताब आपको पहले से पढ़ लेना है। रात में आप लोग पढ़ लीजिएगा, मॉर्निंग के समय से शुरू किया जाएगा। उसमें लाइव मैं क्वेश्चन पूछूंगा, किताब का एक चैप्टर उठाया और एक पेज में जितना क्वेश्चन बन जाता है, उस तरह क्या होगा ना कि जैसे लाइव डिस्कशन होता है ना, डिस्कशन क्लास आप देखे होंगे लोग, या आप लोग करते होंगे लोग, ग्रुप डिस्कशन होता है, तो ग्रुप डिस्कशन की तरह सेम टू सेम किया जाएगा। उससे एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, सारी चीज़ें का डिस्कशन मैं करा दूंगा। ठीक है। जितना ओवरऑल क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ ऑब्जेक्टिव से लेकर हर चीज़ को फिर से अगेन रिवीजन होगा तगड़ा रूप से। वो चीज़ें लास्ट समय में इसलिए कराऊंगा ताकि जो दिमाग में उसको याद रहे, और एग्ज़ाम के समय में वो आपको फ़ायदा करे। देखिए, कोई भी चीज़ें लॉन्ग टाइम के लिए याद नहीं रहता, और लॉन्ग टाइम के लिए याद करने की ज़रूरी भी नहीं है आप लोगों को। इसका कोई थोड़ी है कि एग्ज़ाम दे दिए निकल गया, उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट जो भी तैयारी कीजिएगा उसके बारे में सोचिएगा। ठीक है। तो इसीलिए एग्ज़ाम से पहले याद कराऊंगा, जस्ट कि एग्ज़ाम पूरी याद रहे, और एग्ज़ाम में आप लोग उसमें जाके बहुत बेहतरीन तरीक़ा से चीज़ें आएगी धीरे धीरे। जैसे एक बार तो क्लियर तो करें कि कब एग्ज़ाम लेगा, पता ही नहीं चलता है कि एग्ज़ाम कब लेगा, है कि नहीं है। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक जो थे वो कौन थे भैया? तो स्वामी विवेकानंद थे, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रुई किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कपास से रुई मिलता है, आप सभी को पता होना चाहिए। आर्य समाज की स्थापना जो 1875 ईस्वी में स्वामी राजा राम मोहन राय ने किया था। ये जो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं ना, कि एक ही क्वेश्चन 3 बार 4 बार आ गया, बोल रहे होंगे सर कि एक ही क्वेश्चन को बार रिपीट कर रहा है। तो देखिए, मेरा जो ये जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है, मैं बताया हूँ, शुरू में ही बताया था कि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अपने ऑफलाइन क्लास के बच्चों से बनवा रहा हूँ। ठीक है। तो देखिए, करता क्या हूँ कि जैसे कि एक चैप्टर को दे दिया किसी और बच्चे को, दूसरे चैप्टर किसी और बच्चे को, तीसरे चैप्टर किसी और बच्चे को, उसी तरह फिर ज़्यादा बच्चे हैं तो उसी चैप्टर को फिर किसी और बच्चे को दे दिया। यानी एक ही चैप्टर को 3, 4, 5, 10 बच्चे को दे दिया कि भाई आप ऑब्जेक्टिव बना के लेके आइए, आप जितना बन पाए आपसे इस चैप्टर में से ना, या जितना बना सकते हो उसको बना के लेके आइए लोग। अब वो लेके आते हैं, उसमें से जितने भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट रहता है उस सारे ऑब्जेक्टिवों को यहाँ पर लाने की कोशिश किया जाता है। ठीक है।
तो कभी कभार क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन को जो अलग अलग तरीके से बनाया है तो उसको भी ऐड कर देता हूँ, ताकि समझ आए कि अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आंसर कैसे दिया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट करेंगे क्योंकि ये अलग अलग लोगों को बनाया हुआ है, अलग अलग बच्चों को बनाया हुआ है, और इसीलिए क्वेश्चन बहुत सारे ईजी भी मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हार्ड भी मिलेंगे, जिस लेवल का जो बच्चे ने सोच पाएँ। और ये ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे हैं, है ना, बच्चे मैं बोल रहा हूँ वो बहुत तगड़ा उन लोगों के पास नॉलेज है। ठीक है, इन सब मामलों में बहुत तगड़ा नॉलेज है। तो याद रखिएगा, स्वामी जो दयानंद सरस्वती थे, ये आर्य समाज की स्थापना जो हो जाएगा, ये दयानंद सरस्वती जो कई बार बताया मैं 1875 ईस्वी में इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है जो है, निम्नलिखित युगों में असत्य पर विचार कीजिए। असत्य इसमें से कौन सा, यानी जो जोड़ा जो है कौन सा मैच नहीं कर रहा है, तो याद रखिएगा दुबला समुदाय जो है असम से मैच नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, इसलिए क्योंकि मदिगा समुदाय जो आंध्र प्रदेश ये सही है, महार तो महाराष्ट्र में ये भी ठीक है, दुबला समुदाय जो है ये भी असम भी सही है, इसमें होना चाहिए असत्य कोई नहीं है, सभी सही है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सभी सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी होना चाहिए, सभी सही है। यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया हुआ है इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा जिनके पास नोट्स है। ठीक है, तो जिनको मैं नोट्स दे चुका हूँ, ये थोड़ा सा इसको सही करने की कोशिश कीजिएगा कि ये सभी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा, क्योंकि जो दुबला समुदाय है ये असम का होना चाहिए। ठीक है, महाराष्ट्र, मदिगा जो है आंध्र प्रदेश, ये सभी समुदाय जो है सही। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन लगाते समय गलती हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना जो है कब हुई थी, तो आर्य समाज की जो स्थापना है 1875 ईस्वी में। किसके प्रयासों से सती प्रथा का पाबंदी लगाया गया, तो ये राजा राम मोहन राय जो थे उनके प्रयासों से सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई थी। नेक्स्ट, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था, तो अलीगढ़ के जो आंदोलन जो चलाने वाले थे वो सर सैयद अहमद खां थे, जो मुस्लिमों के लिए एक स्कूल की स्थापना करवाया पढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा के नाम से एक संगठन कहाँ बनाया था, तो जो ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे वो किए थे कहाँ पे भैया, कोलकाता में। गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचिता कौन है, तो गुलामगिरी के बताई दिए ज्योतिराव फूले थे। आर्य समाज के संस्थापक, तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं। परमहंस मंडली का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या थी, तो परमहंस मंडली का जो उद्देश्य था ये उद्देश्य था जाति व्यवस्था को समाप्त करना। नेक्स्ट है कि निम्न जाति नेताओं ने इनके सबसे प्रमुख नेता कौन थे जिन्होंने 1873 में गुलामगिरी नामक किताब लिखी थी। देखिए फिर से आ गया, लैंग्वेज देखिए कैसे ज़बरदस्त तरीके से बदला गया। ठीक है ना, तो ये सब लैंग्वेज का जो बनाता है सब ना, ये काफ़ी अच्छा लगता है कि बड़ा सोच समझ के इस तरह के लैंग्वेज को यूज करते हैं बच्चे। ठीक है, तो 1873 ईस्वी में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी ज्योतिराव फूले ने। उसके बाद किसके प्रयास से सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई थी। ठीक है, तो किसके प्रयास से सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई थी, तो वो थे राजा राम मोहन राय 1869 ईस्वी में। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये 1929 में हुआ था, बाल विवाह निषेध अधिनियम। विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश किसने किया था, तो विधवाओं की जो ज़िंदगी में बदलाव लाने की जो कोशिश किया था वो थे विधवा में अगर पूछेगा तो विधवाओं की ज़िंदगी में, हाँ विधवाओं में राजा राम मोहन राय आ भी जाएगा, क्योंकि सती प्रथा पर रोक लगाए। ठीक है, तो विधवा आ जाएगा। ऐसे विधवा तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, नहीं तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर होता तो करेक्ट एकदम आंसर होता, ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं दिया है तो राजा राम मोहन राय माना जा सकता है। ठीक है, या ऑप्शन में ईश्वर चंद्र विद्यासागर देना चाहिए, वो ज़्यादा विधवा विवाह से संबंधित रहते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है ये 1929 ईस्वी में। गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है ये ज्योतिराव फूले में। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा ही रिपीट कर दिया है लो, ठीक है ना, ज़्यादा ही रिपीट कर दिए हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था ये नरेंद्रनाथ दत्त नाम था, याद रखिएगा, नरेंद्रनाथ दत्त इनका नाम था, मूल नाम ये स्वामी विवेकानंद का। इसमें नरेंद्र दत्त नाथ था कि या नरेंद्रनाथ दत्त था, दोनों का, ये दोनों में देखिए ये नरेंद्रनाथ दत्त या नरेंद्र दत्तनाथ, इसको थोड़ा सा आप कमेंट करके बताइएगा कि जो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम जो था वो नरेंद्रनाथ दत्त था या नरेंद्र दत्तनाथ था। ये हमें लग रहा है कि नरेंद्रनाथ दत्त होना चाहिए। ठीक है, ये स्वामी विवेकानंद का मूल नाम। ठीक है, इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, इसको जरूर बताइएगा लोग कि इसमें ये दोनों में से कौन सा आंसर होगा, है ना। हमारे हिसाब से तो नरेंद्रनाथ दत्त होना चाहिए ना। अगला क्वेश्चन लिखा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी, तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया था। ब्रिटिश काल में गैर ब्राह्मण आंदोलन से संबंधित ई.बी. रामास्वामी, जिसको पेरियार भी कहा जाता है, जिनको के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से सही पर विचार कीजिए। तो क्या सही है भैया, तो इन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है।
है ना। स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की थी, सही है, ये भी सही है। ये हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे, बिल्कुल ये कट्टर आलोचक थे, इनमें से सभी हो जाएगा। सती प्रथा पर रोक जो है ये कब लगाया गया? 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। तो ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। और ये 9 चैप्टर यहाँ शुरू, ये 8 चैप्टर था ऊपर वाला, क्योंकि उसमें 9 ही लिखा हुआ था, तो याद रखिएगा 7 और 8 हो चुका है ना, गलती से उसमें चैप्टर 9 लिखा हुआ था, तो चैप्टर उसको 8 ही कीजिएगा, यहाँ से 9 शुरू है। तो यहाँ देखिए राष्ट्रीय आंदोलन का संगठक जो है, और ये जो है कल जो पढ़ाया जाएगा ना इसमें, तो इसमें मैं क्या करूँगा कि सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ मैं बहुत सारे क्वेश्चन को ऐड करूंगा, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसी में ऐड कर दूंगा। 10वां क्लास का जो दूसरा नंबर चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, उसको ऐड कर दूंगा, क्योंकि इसमें ये 28 क्वेश्चन यहाँ से स्वतंत्रता का बाद का ये क्वेश्चन, और साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन उस सब को इसी में ऐड किया जाएगा, ताकि जो है ये बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपका हो पाए, और पूरी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो पाए। कम से कम कल जो है लगभग 200 प्लस क्वेश्चन जो है लाने की कोशिश करूंगा, और पूरी तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा उसी में बिहार को भी ऐड कर दूं, ताकि बिहार का भी एक ही साथ हो जाए, है कि नहीं है। तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि ये चैप्टर वाइज जो चल रहा है इसको किया जाए, या अभी तो चैप्टर मंथ इसलिए कंप्लीट हो ही गया, 9 चैप्टर और 10 चैप्टर, 2 ही चैप्टर ना बचा हुआ है, दो चैप्टर, तो 2-3 चैप्टर बचा हुआ है। एनसीईआरटी में 10 चैप्टर दिया और बिहार बोर्ड में 13 चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप अभी आगे जो चैप्टर बचा हुआ सर्व राष्ट्रीय आंदोलन है, ठीक है, तो एक आईएनएम का अलग ही सेपरेट बना दिया जाएगा, टोटल एक ही साथ 200-300 जितना भी क्वेश्चन मैक्सिमम हो पाए, क्योंकि बनाने बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि जैसे मैं चाह रहा हूँ कि पूर्वावलोकन जो है उसको ऐड कर दूँ उसके साथ साथ में, फिर उसके साथ साथ मैं क्या करूँ कि इसका जो है इसको भी ऐड कर दूँ, इस पीडीएफ में जो है इसको ऐड कर दूँ, प्लस में जो एक घटना चक्र का आता पूर्वावलोकन उसको ऐड कर दूँ, उसके बाद से PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो BPC का है उसको ऐड कर दूँ उसी में, फिर उसके बाद से बिहार जो है बिहार के क्वेश्चन को ऐड कर दूँ उसी में। ये सबको ऐड करके एक स्पेशल INM का करके MCQ करके बनाया जाए, है ना। और INM करके ये इसको और बनाया जाएगा, तो ये तो 500 से ज़्यादा भी क्वेश्चन हो जाएगा, 500 प्लस भी क्वेश्चन हो जाएगा, एक बड़ा बनाया जाए, ताकि आप सभी चीज़ों को ये एक ही जगह INM को कंप्लीट कर पाए। तो कमेंट कर बताइएगा कि उस तो एक ही जगह कर दो इकट्ठा, या अभी चैप्टर वाइज धीरे धीरे चला जाए, क्योंकि एग्ज़ाम तो अभी बहुत लेट से होने वाला है, ठीक है। तो कैसा रहेगा आप अपना सुझाव दे सकते हैं। यहीं पर वीडियो को तब तक एंड करते हैं, और आप सभी का जो सुझाव था कि साइंस को और मैथ को भी कंटिन्यू किया जाए, तो साइंस मैथ भी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी क्वेश्चन इसी तरह 20-30 क्वेश्चन लेके आते रहूँ और आप लोगों को प्रैक्टिस कराते रहूँ। तो साइंस भी कोशिश कर रहा हूँ कि आज से शुरू कर दूँ, ठीक है। साइंस 6ठा या 7वां क्लास या 8वीं क्लास से ही शुरू किया जाए, कि 6ठा से 7वां में ये कोई ज़्यादा चीज़ें दी नहीं गई है, तो उसका भी बता दीजिएगा कमेंट करके साइंस का, कि साइंस जो है 6 क्लास से शुरू किया जाए या 8 क्लास से शुरू किया जाए, ठीक है। 8, 9, 10 या 6 to 10 किया जाए, ठीक है। 11, 12 नहीं होगा, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। फिर कमेंट कीजिएगा कि 11, 12 साइंस बढ़ा दीजिए, वो बहुत लेवल अप हो जाएगा, है ना। उसको समझाने के लिए साइंस का टीचर चाहिए ज़बरदस्त तरीके से। 6 to 10 तक आसानी से समझाया जा सकता है, आप भी समझ जाइएगा, हम भी समझा सकते हैं बेहतर तरीके से, ठीक है। तो 6 to 10 शुरू किया जाए या 8, 9, 10 शुरू किया जाए साइंस के लिए, ठीक है। और मैथ के लिए 6 to 8 जो है ना शुरू किया जाए, या इसमें भी सिर्फ 8, 9, 10 जो है मेन जो है। इसमें तो खैर हर चैप्टर तो पढ़ना नहीं है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर जो है वो तो पढ़ना नहीं है, कुछ चैप्टर को ज़्यादा जरूरी है। मोस्टली जो है 8 से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं 8 क्लास से, तो 8 क्लास पूरा पहले पर भिड़ा जाए या 6 से शुरू किया जाए मैथ को, ठीक है। ये भी कमेंट करके दोनों सुझाव दीजिएगा, है ना। साइंस और मैथ दोनों शुरू करें। और करंट अफेयर का जो है ये मंथली करंट अफेयर जो है, फिर से अगेन चाहता हूँ कि दोबारा रिपीट किया जाए मंथली करंट अफेयर को, जिसमें दिसंबर से मैं शुरू करना चाहता हूँ, दिसंबर से लेकर जुलाई तक का। तो अभी तो मई तक हो पाएगा, यानी एग्ज़ाम जैसे जून ख़त्म होगा तो जून का भी आएगा, ठीक है। तो दिसंबर से लेकर मई तक का जो करंट अफेयर है वो मंथली करके 4-5 वीडियो में, जो 6 वीडियो में 6 मंथ हो जाएगा ना, तो दिसंबर से मई तक का, तो 6 वीडियो में 6-7 वीडियो में इसको अलग अलग करके मिला दूँ, ठीक है। थ्योरी प्लस MCQ दोनों एक ही साथ में, ठीक है। कैसा रहेगा आप सभी को कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास कैसा लग रहा है आप सभी बता सकते हैं। और ये PDF मैं बार बार बोलता हूँ कि PDF को जिनको लेना होगा, और बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन हो जा रहा है क्या कि PDF का जो पहले बोले थे कि फ्री में देंगे, अब इसका चार्ज ले रहे हैं। तो भैया मैं कई बार बोल चुका हूँ, शुरू से बोलते आ रहा हूँ 1 महीने 1.5 महीने से, कि जो PDF को खुद से बनवाऊँगा ना, अपने स्टूडेंटों से बनवाऊँगा, उनको थोड़ा बहुत तो चार्ज देना ही पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ आप सभी को बताता नहीं हूँ, चीज़ें को बताने की ज़रूरत भी नहीं है ना। बस इतना समझिए कि ये PDF का बहुत ही मिनिमम चार्ज पर आप लोग का रखा गया है। आप लोग को लेना होगा तो ले सकते हैं, नहीं लेना होगा तो यहाँ जो चीज़ें बता रहा हूँ तो सब तो फ्री ऑफ कॉस्ट है,
है ना। ऐसा थोड़ी है कि इसको PDF को आपको PDF फॉर्म में आपको चाहिए होगा तभी उसका वीडियो से तभी इसको पढ़ सकते है कि नहीं है। तो जैसा भी आपकी इच्छा होगी आप सभी कांटेक्ट करके हमसे PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9905550148, ठीक है। PDF के अलावा भी किसी तरह का कन्फ्यूजन होगा तो शाम आप लोग 5 PM में आप सभी कांटेक्ट कर सकते हैं। 5 PM के बाद मतलब 4 साढ़े 4 के बाद में आप कॉल करेंगे तो थोड़ी बहुत फ्री रहते हैं उस समय, थोड़ा सा टाइम मिलता है उसमें, तो उसमें बात हो सकती है। मॉर्निंग वगैरह या इस समय जो है बहुत कम बात हो पाता है, ठीक है ना। कहीं और आदमी रहता है इसीलिए बात नहीं हो पाता। तो आप सभी जो है ये शाम के समय में आप सभी एनी टाइम कॉल करना होगा तो कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह का सुझाव लेना होगा हमारे से जो बन पाएगा, जितने हमारे पास नॉलेज होगी बताने की कोशिश करूँगा। यहीं पे वीडियो की एंड करते हैं, फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।